हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चा हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज हम लोग करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो के पहले मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर की चैनल पे, जो वीडियोस आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप 1.1 की वीडियो देख सकते हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि जो गिवन रिलेशंस हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, उसमें हमें चेक करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो हम वो करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट 1 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको जो रिलेशन आर है वो बोला हुआ है कि कौन से सेट में डिफाइन है, ए सेट में डिफाइन है, और ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 से लेकर 14 तक। ठीक है, और रिलेशन आर का जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो हमको दे के रखा है आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, और एक्स वाई के लिए हम उन्हीं एलिमेंट को एक्सेप्ट करेंगे जो इस कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए अब बच्चा यहाँ पे उन्होंने 2 चीजें हमें दी हैं। एक तो सेट ए दिया है जिसके अंदर से हमने रिलेशन डिफाइन किया है। अब आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास पहले क्या गिवन होते हैं, सेट्स गिवन होते हैं। ठीक है, फिर उन सेट्स में से हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 2 सेट का निकलता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट उन्होंने हमको यहाँ पे एक ही सेट दे के रखा है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है रिलेशन बनाने के लिए वो होगा A क्रॉस A। मतलब जब 2 सेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो सेम ही सेट का उसी सेट से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर आती हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में से जो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली है वो बनती है हमारे रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि सेट हमें क्यों दिया है और रिलेशन हमें क्यों दिया है। ठीक है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चा सबसे पहले तो इसको लिखना कैसे आपको ये समझना है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये बच्चों को फिर भी समझ तो आ जाते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं, बट ये समझ नहीं आता है कि आंसर को एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टाइम ले लेगा, मैं इसको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी, क्योंकि हम साथ में ये भी समझने वाले हैं कि इसको आपको एग्जाम में लिखना कैसे है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको जो भी चीज़ें गिवन में है वो लिख दीजिए। जैसे कि हमको दिया हुआ एक सेट ए, वो मैंने लिख दिया। फिर रिलेशन आर का बिल्डर फॉर्म दे के रखा है, वो मैंने लिख दिया। अब कभी भी रिलेशन आर को बिल्डर फॉर्म में आप सॉल्व करने चाहोगे या चेक करने चाहोगे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो वो बहुत टफ पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये इनडायरेक्ट नहीं चलेगा, हमें डायरेक्टली आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर है वो निकालने हैं, और वो निकालने के लिए हम हेल्प लेंगे इस इक्वेशन की। देखिए हमें इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें x जो है वो हमारा डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट है। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको डोमेन और रेंज के बारे में पता होगा, और y जो है वो हमारा रेंज है। अब ये डोमेन और रेंज आता कहाँ से है, जो सेट हमको दिया होता है ना, उससे जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, A क्रॉस है, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सेट होता है उसी के एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे हमारा सेट होता है उसके एलिमेंट रेंज होते हैं। तो यहाँ पे डोमेन भी A से निकला है, रेंज भी A से निकला है। तो डोमेन में x वैल्यूज में भी हम 1 से 14 तक वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, और y वैल्यूज में भी हम 1 से 14 तक वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम सेट है। अब हमको करना क्या है कि हमें इस इक्वेशन में x की अलग अलग वैल्यूज रख रख के y की वैल्यूज निकालते जाना है। और y की वैल्यूज अगर 14 के अंदर अंदर आती है, 1 से 14 के अंदर अंदर आती है, तो वो जोड़ी x y की हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर y की वैल्यू 1 से 14 के रेंज में नहीं आती है तो वो जोड़ी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, वैल्यूज रखने से पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं y को इधर शिफ्ट करूंगी 0 के साइड पे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू वाई। तो हमारी इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है, राइट।
अब देखिए ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑब्वियसली 3 आएगी। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 1,3 और ये R में एक्सेप्ट होगा क्योंकि जो 3 की वैल्यू आई है, जो y की वैल्यू आई है, वो 1 से 14 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो रिलेशन R का पहला ऑर्डर्ड पेयर हो गया 1,3। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे, उसके लिए हमें ए में क्योंकि सेकेंड एलिमेंट 2 है तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और 6 देखिए क्या इस रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो हमारा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 2,6। फिर नेक्स्ट हम x की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 9। और ये ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट होगी क्या? 9 आता है क्या इस रेंज में? बिल्कुल आता है। तो हमारा 3,9 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी एक्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट हम रखेंगे x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 रखने पर हमारे पास y आएगा 3 4 12 और 12 भी इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर मतलब 4,12 भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला हम रखेंगे x की वैल्यू 5 क्योंकि यहाँ पे 5 ही आएगा। बीच में जो नंबर हमने नहीं लिखे डॉट्स लगाए हैं। और 3 × 5 हो जाएगा आपका 15 और 15 जो है देखिए हमारी इस रेंज में लाई नहीं करता है क्योंकि हमें सिर्फ 14 तक ही नंबर्स लेने हैं। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं आएगा। तो 1 2 3 एंड 4 हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के रूस्टर फॉर्म में आ गए और ये खत्म हो गया है। तो हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो जिस रिलेशन का उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था हमने उसका रोस्टर फॉर्म निकाल लिया है। रोस्टर फॉर्म निकालने के लिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपली यहाँ पे x की वैल्यूज सेट a में से रखते गए और y चेक करते गए कि सेट a के अंदर की वैल्यूज आ रही है या नहीं। अगर a के ही अंदर की वैल्यूज आई तो हमने वो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, जब नहीं आई तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे चेक करना कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी कि हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन समझी थी, उसमें हमने क्या बोला था कि अगर a, टाइप का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R में है तो ही हम बोलेंगे कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर A के हर एलिमेंट के साथ के लिए होना चाहिए, मतलब A इस क्वेश्चन में हमारा 14 तक डिफाइन है, ठीक है। तो 1 के लिए भी 1,1 R में होना चाहिए, 2 के लिए 2,2 R में होना चाहिए, 3 के लिए 3,3 R में होना चाहिए। ऐसे करते करते 14 के लिए 14,14 ये सारे ऑर्डर्ड पेयर R में होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। बट देखिए रिलेशन R में हमें ऐसी कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रही है, इनमें से एक भी नहीं है, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये समझ में आ गया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। हम सिंपली लिखने वाले हैं सिंस, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 14,14 तक ऐसी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में नहीं है, उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती के लिए हम साइन लगाएंगे, एप्सिलॉन बनाएंगे और फिर उसको कट कर देंगे, और अगर एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा क्योंकि ये सारी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट नहीं करती है, देयरफॉर रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं हमारा रिलेशन, तो मैंने हेडिंग लगा दी। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको याद होगा कि हमें ये चेक करना होता है कि एक a, b टाइप की ऑर्डर्ड पेयर R में है कि नहीं। अगर ये होती है तो फिर हम एक और ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं जो इसको बिल्कुल उल्टा करके बनती है, मतलब a, b का उल्टा क्या हो जाएगा b, a। और अगर ये भी R में होती है तो हम बोलते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन ये कंडीशन हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन R में है उसके लिए पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1,3 आपके रिलेशन में है तो इसका 3,1 भी होना चाहिए, जो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। 2,6 आपके रिलेशन में तो इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर 6,2 भी आपके रिलेशन में होना चाहिए, जो नहीं है। सेम 3,9 का 9,3 भी नहीं है, 4,12 के लिए 12,4 भी नहीं है। तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर का सिमेट्रिक वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, उल्टा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें समझ में तो आ गया कि हमारा रिलेशन R सिमेट्रिक भी नहीं है।
चलिए देखिए अब इसको हम लिखेंगे कैसे। सेम हमने जो ऊपर ये सारे एलिमेंट्स के लिए लिखा, अब यहाँ हमने सारे एलिमेंट लिस्ट आउट कर दिए थे बच्चा, बट आप सारे ना भी करते, सिर्फ एक एलिमेंट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देते तब भी चल जाता। ठीक है, एक एलिमेंट भी नहीं होगा तब भी ना तो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम अब सिमेट्रिक के लिए सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे देखिए, क्योंकि R में जो रिलेशन 1,3 है ये R में है, हमको दिखाई दे रहा है, तो हमने लिखा कि 1,3 बिलोंग्स टू R, बट इम्प्लाई कर रहा है, बट हम देख पा रहे हैं कि इसका जोड़ीदार रिलेशन जो उल्टा करने से बन रहा है 3,1 वो यहाँ कहीं भी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि इसके लिए 3,1 R में नहीं है। अब देखिए हमने सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर के लिए लिखा है, जब हम एक ही ऑर्डर्ड पेयर के लिए लिखेंगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि बाकी ऑर्डर्ड पेयर के लिए भी सेम ही चीज हो रही है, मतलब उनका भी उल्टा वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये लिखने के लिए हम सिंपली लिखेंगे फॉर ऑल, ये उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सारे ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, ए कॉमा बी किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए में, मतलब जो सारे ए में एलिमेंट हैं उनके जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके का कोई रिलेशन शो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सारे इस तरह से एलिमेंट लिस्ट नहीं करोगे तो आपको ये छोटी सी चीज लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे भी सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं करते तो हम यहाँ भी लिखते फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल और ओनली ए बिलोंग्स टू ए लिखते, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया था एक ऑर्डर्ड पेयर में, मतलब यहाँ पे एक अकेला ही था, ए का ए के साथ ही जोड़ी बन गया था, और यहाँ पे ए के साथ एक दूसरा एलिमेंट है तो एक को हम ए बोलेंगे और एक को बी बोलेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे दो एलिमेंट्स लिखना पड़ा। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, आपको ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन है कि नहीं। तो बच्चा देखिए ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या समझाया था कि ए कॉमा बी आपका आर में है, ये आपको देखना है, ये मिलना चाहिए आर में, साथ में ये बी से एंड हुआ है तो बी से स्टार्ट होने वाली कोई दूसरी ऑर्डर्ड पेयर भी आर में होना चाहिए, से बी कॉमा सी आर में है। अगर ये दोनों आपको आर में मिल जाती हैं तो फिर आपको एक तीसरी ऑर्डर्ड पेयर ढूंढनी है, और वो ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर का बी और इस ऑर्डर्ड पेयर का बी हटा दो और इसी ऑर्डर्ड पेयर के ए और सी से बननी चाहिए, मतलब ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको आर में मिल जाती है और इनसे एक नई ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो और वो भी आर में मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए हमारा ये जो रिलेशन है 1,3, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है कि 1,3 आर में है, एंड अब एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, अगर ये 3 पे एंड हो रहा है तो वो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3 से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा हमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है 3,9, तो हम लिखेंगे कि उसके लिए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 3,9 भी आर में है, लेकिन इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर मैं यहाँ का 3 और यहाँ का 3 छोड़ दूं और 1 और 9 लेके नई ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो मेरी नई ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 1,9, और ये 1,9 आप देख सकते हैं कि आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर ये भी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हमारा आर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर आपको टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक दो क्वेश्चन और मेरे साथ देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लिखने का तरीका भी आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, और देखिए अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर के साथ ये चेक नहीं किया है, तो हमें क्या लिखना है कि ये सेम चीज फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट्स क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि 1 यहाँ पे ए हो गया, ये 3 बी हो गया, ये 3 इधर भी बी हुआ, सेम ही होगा, और ये सी हो गया। तो ये चीज सारे ए बी सी जो ए में एलिमेंट्स है उनके लिए हो रही है। तो अब हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हमारा लास्ट आंसर क्या होगा कि हेंस जो हमारा सेट आर है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है।
अब क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला पार्ट हम देखने वाले हैं। इस पार्ट में हमें दिया है कि एक रिलेशन R है जो कि सेट n पर डिफाइन है। n यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रिलेशन R की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दी हुई है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में आएंगी उसके x y सिर्फ वही एक्सेप्टेबल होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। साथ में हमें x की कंडीशन दी है कि x लेस देन 4 ही हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 4 से छोटी ही हो सकती है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है कि हमें एक सेट दिया है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर का सेट है तो स्टार्ट होगा 1 से ये बहुत सारे और नंबर तक जाएगा, तो हमने सारे नंबर लिस्ट नहीं किए हैं, 6 तक लिख के डॉट्स पुट कर दिए हैं। आर का जो डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में वो लिख दिया है। अब हमें एक्स जो लेना है वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, वाई जो आएगा वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमारी एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, है ना, और x में कंडीशन दी है कि लेस देन 4 लेना है। लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा, जो कि वैल्यू 3 आती है। तो नेचुरल नंबर इसलिए स्टार्ट किया हमने 1 से, और 4 से छोटा लेने के लिए कहा, इसलिए 1 2 3 ये 3 वैल्यू हम x के फॉर्म में इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो करते हैं। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y आ जाएगा 6, x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y आ जाएगा हमारा 7, और x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y आ जाएगा हमारा 8। हम और भी वैल्यू डाल सकते थे अगर वो यहाँ पर x को लिमिट नहीं कर देते, कंडीशन नहीं दे देते कि x की हमें लेस देन 4 वैल्यू डालनी है। तो जो भी y आए हैं 6 7 8 ये भी इसी सेट का पार्ट होना चाहिए, नेचुरल नंबर वाले सेट का। एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि 6 7 8 नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस रिलेशन R का जो रोस्टर फॉर्म होगा उसमें हम कौन कौन सी ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, 1 के साथ 6, कॉमा 2 के साथ 7, देन कॉमा 3 के साथ 8। तो रिलेशन R जो हमें इस तरह से डिफाइन करके दिया था, रोस्टर फॉर्म उसका बड़ा इजी आया, सिर्फ हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर आई। अब हम चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो बच्चा हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए, आपको रिफ्लेक्सिव का पता है कि अगर नेचुरल नंबर का सेट हमारा 1 2 3 4 है तो 1 के लिए इसमें 1,1 होना चाहिए, 2 एलिमेंट के लिए 2,2 होना चाहिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए सेम x और y वाली ऑर्डर्ड पेयर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि ये सेट हमारा क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1,1 2,2 3,3 एंड सो ऑन इस टाइप की ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग ही नहीं कर रही हमारे रिलेशन में, इसलिए हम लिख देंगे कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव नहीं है। इजी था। पहले क्वेश्चन में हमें टाइम लग गया बच्चा, बट ये वाले क्वेश्चन अब आगे के बहुत फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्री के लिए हमें चेक करना होता है कि अगर हमारे रिलेशन R में ऑर्डर्ड पेयर 1,6 है तो उसका उल्टा 6,1 रिलेशन है कि नहीं, 2,7 के लिए 7,2 है कि नहीं, 3,8 के लिए 8,3 है कि नहीं। नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है तो हमारा रिलेशन R जो है वो सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1,6 जो है वो R में है, लेकिन उसके लिए 6,1 वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R में नहीं है। और ये सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर की बात नहीं है, सारे A, B जो किसके एलिमेंट्स है, N के एलिमेंट्स है, बिलोंग्स टू N। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बिलोंग्स टू A लिखा था। सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के सेट में उनके लिए सेम चीज है, मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की यहाँ पे सिमेट्री वाली ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक नहीं है। क्वाइट इजी। अब हम देखेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है। हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,6, ठीक है, ये एंड हो रहा है 6 पे, तो एक नई ऑर्डर्ड पेयर हमें ढूंढनी है जो 6 पे स्टार्ट होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन स्टार्ट कैसे होगी, वो 6 पे स्टार्ट होगी। बट देखिए यहाँ पे इस रिलेशन में तो हमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रही है जो 6 से स्टार्ट हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड पेयर होती तो हम ये 6 और ये 6 को छोड़ देते और इसका 1 और इसका ये बचा हुआ एलिमेंट लेते, और फिर वो नई ऑर्डर्ड पेयर जो बनती वो R में है कि नहीं ये चेक करते।
ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास दूसरी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो हम ये चेक ही पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब चेक ही पूरा नहीं होता है तब भी जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो हमें समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव तो है हमारा रिलेशन। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम लिखेंगे कि 1,6 जो है वो रिलेशन आर में है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, और इसके लिए 6 से स्टार्ट होने वाली कोई एक पैर होनी चाहिए थी, यहाँ पे है ही नहीं पैर, तो यहाँ पे मैंने मन से एक सी ले लिया। इस टाइप की पैर जो है वो आर में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और ट्रांजिटिव कैसे है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू N के लिए, है ना, सारे ऑर्डर्ड पेयर के लिए क्या है, ट्रांजिटिव है। बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें रिलेशन R दिया है। R जो रिलेशन है वो सेट A पे डिफाइन है, सेट A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन R की जो डेफिनेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से दी है कि जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में, वो एक्स वाई हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हर वाई एक्स से क्या होगा, डिविजिबल होगा। देखिए सेट A हमें गिवन है, R की डेफिनेशन जो गिवन है वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हमें ये R का रोस्टर फॉर्म निकालना है, लेकिन सेट A में काफी सारे एलिमेंट्स दे के रखे हैं, है ना, इतने सारे एलिमेंट्स और कोई कंडीशन भी नहीं, तो रोस्टर फॉर्म में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आ सकती हैं। हम चाहें तो निकाल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा निकाल के भी बताती हूँ, बट ये बिना रोस्टर फॉर्म निकाले भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। पहली ऑर्डर्ड पेयर हमारी एक्स वाई है ना, हर वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि y ऊपर है, x नीचे, और दोनों को डिवाइड करना है, और वो पूरा डिवाइड होना चाहिए, होल नंबर हमें देना चाहिए, तभी हम इस ऑर्डर्ड पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हमारा जो x है वो भी a से आना चाहिए और जो y है वो भी a से ही आना चाहिए। तो पहले हम 1 देखेंगे, y भी हमने 1 लिया और x भी हमने 1 लिया, 1 बाय 1 एक होल नंबर आ जाएगा, तो ये वाली ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्टेबल होगी। x जो नीचे वाला नंबर वो है तो वो लिखा, और जो y है वो ऊपर वाला नंबर है ये लिखा हमने, तो 1,1 वाली ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर x को सेम रहने देती हूँ, y चेंज करती जाती हूँ। तो अब मैंने y को 2 लिखा यहाँ पर, तो 2 बाय 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरी ये वाली ऑर्डर्ड पेयर भी एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि ये डिविजिबल है, होल नंबर आ रहा है। ठीक है, नीचे x है तो 1 वाला नीचे, और 2 हमारा ऊपर वाला y है तो 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, ये ऑर्डर्ड पेयर भी एक्सेप्टेबल है। अब देखो नीचे 1 अगर रहने वाला है तो वो तो ऊपर हर एक नंबर हम कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 में से ही लिख सकते हैं, तो मैं ऊपर कुछ भी लिख दूं 1 उसको डिवाइड कर ही देगा। 3 बाय 1 भी होल नंबर होगा, तो मेरी 1,3 वाली ऑर्डर्ड पेयर भी एक्सेप्ट हो जाएगी। 4 बाय 1 भी होगा तो 1,4 भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ऐसे में करके बहुत सारी ऑर्डर्ड पेयर लिख सकती हूँ, है ना। कहाँ तक लिख सकते हैं हम, 1 बाय 5 तक, देन 1 बाय 6 तक। ये तो मैंने सिर्फ 1 के साथ लिखी। अब मैं x को यहाँ पे 2 कर दूं और y चेंज करते जाऊं, तब मैं देखती हूँ कि क्या होगा। तो मेरा y 1 आएगा अगर ऊपर, तो 1 बाय 2 एक होल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, तो ये वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर मैं y की वैल्यू 1 के बाद 2 डाल सकती हूँ, तो मैंने यहाँ 2 डाल दिया, तो 2 मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि 2 बाय 2 कितना आएगा, 1, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी अगली ऑर्डर्ड पेयर 2,2 आएगी। फिर अगला y हम 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 3 रख दिया और नीचे तो 2 ही रखना है, तब भी हमारा 1.5 आ जाएगा जो कि डेसिमल है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्सेप्ट नहीं होगी। ऐसे करके आप बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ निकाल सकते हो। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने वाले हैं। अब बच्चा चेक के लिए ना आप एक चीज ध्यान रख लो कि ये जो हमें सेंटेंस दिया है यहाँ पर, ये सेंटेंस अगर ट्रू होगा तो वही y और x को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, है ना। और अगर कोई एक्स वाई की हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखी है कि आर में है, मतलब वो इस सेंटेंस को फॉलो करेगी, मतलब ये लिया है तो ये फॉलो होगा, ये लिया है तो ये फॉलो होगा। ठीक है, इस तरह से चलने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे नंबर्स लेके काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करनी है, इस सेंटेंस से, सेट बिल्डर फॉर्म के सेंटेंस से काम करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर ऑल, मतलब सारे एलिमेंट्स जो किसके हैं, सेट ए के हैं, एलिमेंट्स को मैं ए नाम दे देती हूँ। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जो ए सेट में है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट स्मॉल है, सेट कैपिटल है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो हमने लिखा कि कोई भी जो ए एलिमेंट है वो खुद से तो डिविजिबल होगा ही,
है ना। मान लो मैंने a की जगह 2 ले लिया, तो अगर मैं 2/2 करती हूँ तो बिल्कुल मुझे वो आंसर देगा, 1 आंसर आएगा। मैंने 4 ले लिया तो 4/4 भी 1 आएगा, 5/5 भी 1 आएगा। मतलब कोई भी a एलिमेंट खुद a से तो डिविजिबल होगा ही, है ना। मतलब हमने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी, y इज डिविजिबल बाय x की जगह a इज डिविजिबल बाय a, और ये स्टेटमेंट जैसे ही ट्रू हो गई तो जिन दो एलिमेंट्स के लिए स्टेटमेंट ट्रू हुई है उनको हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर R में है। तो हमारे a और a के लिए ट्रू हुई है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि a के साथ a की ऑर्डर्ड पेयर R में है, क्योंकि a खुद a से डिविजिबल हो जाता है। और हमें यही बताना होता है कि किसी भी रिलेशन में सेम x y वाली ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं। हमने बता दिया, मतलब हमारा जो R रिलेशन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे कि रिलेशन R सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम फिर से नंबर्स के लिए देखेंगे, हम ए बी में बात करेंगे तो हम पहले से ही लिख लेते हैं कि जो भी हम बात करने वाले हैं वो सारे ए बी जो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, इस गिवन सेट से बिलोंग करते हैं। उन सारे ए बी मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए बात ट्रू होने वाली है। क्या बात ट्रू होने वाली है, देखिए अब मैंने सपोज कर लिया कि कोई a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर मैंने ली है जो मुझे पता है कि पहले से ही किसमें है, R में है। ये कोई भी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, R की हमने बहुत सारी ऑर्डर्ड पेयर ली है, तो इसमें से ही एक मैंने पिक की है और मैं उसको नंबर में नहीं लिख रही हूँ, ए बी के फॉर्म में लिख रही हूँ। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R में है तो जरूर उसका Y उसकी X से डिविजिबल होगा। तो अगर मैंने माना कि ये वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है तो इसका Y इसके X से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है कि B इज डिविजिबल बाय A। समझ आ रहा है आपको। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर R में है तो तभी है जब उसका Y उसके X से डिविजिबल हो। तो मैंने सपोज किया है कि ऑर्डर्ड पेयर R में है, मतलब इसका जो Y है B है उसके X से A से डिविजिबल होगा। तो उसी बात को मैंने वर्ड्स में लिख दिया कि इस ऑर्डर्ड पेयर में B इज डिविजिबल बाय A है। क्यों है, क्योंकि ये R का हिस्सा है, ये R का एलिमेंट है। अब मैं इसको अगर उल्टा करके लिखूं, सिमेट्री में हम उल्टा करते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है तो b कॉमा ए भी R में होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि a लिख दूं b की जगह और b लिख दूं a की जगह, तो a इज डिविजिबल बाय b। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बताइए आप। एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ली है 1,6। 1,6 का मतलब क्या हुआ कि 6 जो है वो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जो कि हो रहा है, इसीलिए R में। लेकिन मैं इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर कर लूँ, अगर मैं इसको लिखूँ 6,1, ठीक है, तो मैं चेक करूंगी कि क्या 1 जो है वो 6 से डिविजिबल है, तो कोई ना कोई आंसर पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट में। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये R में नहीं है ना। मतलब 1,6 तो R में है क्योंकि 6 डिविजिबल बाय 1 हो रहा है, लेकिन उसका उल्टा करने पर डिविजिबिलिटी नहीं हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको उल्टा करने पर कि A इज नॉट डिविजिबल बाय B। B इज डिविजिबल बाय A का हर बार मतलब नहीं होगा कि A भी B से डिविजिबल हो। आप बोलेंगे मैम यहाँ पे हमने ऑर्डर्ड पेयर 2,2 लिखी है, इसमें ये 2 डिविजिबल है, दोनों 2 के ऑर्डर चेंज कर दो तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इनफैक्ट इसी रिलेशन में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे भी निकलेंगे जिसमें a कॉमा बी अगर R में है, a कॉमा बी अगर R में है मतलब b a से डिविजिबल है, तो उल्टा करने पे भी डिविजिबिलिटी निकलेगी। लेकिन हम सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब सारे ऑर्डर्ड पेयर सेम चीज फॉलो करें। तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल रही है, जैसे कि हमने यहाँ देखा 1,6 वाली, जिसमें ये चीज नहीं फॉलो हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गई जो सिमेट्री फॉलो कर रही है तो उससे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो जाता। सारी ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्री फॉलो करती है तब रिलेशन सिमेट्रिक होता है। लेकिन हमने यहाँ देख लिया कि 1,6 वाली ऑर्डर्ड पेयर सिमेट्री फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ये ए बी लेने की वजह से अगर आपको सिमेट्रिक कैसे प्रूव हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली 1,6 वाला ऑर्डर्ड पेयर लिख के भी इसको प्रूव कर सकते हैं। आप वो तरीका लिखना चाहेंगे तो वो भी सही है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। देख लीजिए, क्योंकि 1,6 वाली जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R में है, तो ये रिलेशन R में है तो वो सेंटेंस फॉलो होना चाहिए यहाँ पे कि जो Y है, Y की जगह क्या है 6, वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 1 होगा। ठीक है, 1,6 अगर R में है मतलब 6 इज डिविजिबल बाय 1 होगा, जो कि होता ही है। लेकिन इसका उल्टा करके हम लिख सकते हैं क्या कि 1 इज डिविजिबल बाय 6।
ऐसा लिख सकते हैं क्या? हमने देखा नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/6 का जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाता है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, और जब नॉट डिविजिबल बाय 6 है तो हम 6 से 1 की जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको लिखना पड़ेगा हमें कि ये इसमें बिलोंग नहीं करता। और आगे हम क्या लिख देंगे कि ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो कौन से सेट से बिलोंग करते हैं? ए से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमारा रिलेशन आर सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा आर रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अज्यूम कर ली है। एक ऑर्डर्ड पेयर अगर 3 पे एंड हो रही है तो दूसरी 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसी ऑर्डर्ड पेयर हमें लेनी है, ठीक है। 1,3 आर में है, क्यों? क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 1, है ना। अगर हम 3/1 निकालते हैं तो आंसर एक होल नंबर आएगा, तो ये आर में है। और उसी तरह 3,6 भी आर में है, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 3। अगर हम 6/3 निकालते हैं तो वो भी एक होल नंबर आएगा, ठीक है। अब ये जो 3 दोनों में सेम है, ये जो थर्ड वाला 3 वाला जो एलिमेंट है दोनों में सेम है, इसको छोड़ दीजिए और बचे हुए एलिमेंट्स मतलब 1 और 6 इसको चेक कीजिए कि ये आर में है कि नहीं। तो आर में कब होगा? जब 6 इज डिविजिबल बाय 1 होगा। देखिए क्या 6 डिविजिबल बाय 1 है? बिल्कुल 6/1 का आंसर एक होल नंबर आ जाएगा, मतलब ये भी आर में है। तो हमने ये सपोज किया कि आर में है और हमको क्या मिल गया कि 1,6 भी आर में है। और क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर लेकर बात की है, एबीसी में बात नहीं की, तो हमें लिखना पड़ेगा कि सेम चीज सारे, इसको ए बोला, ये बी है तो ये यहाँ भी बी होगा, ये सी हो गया। तो हमने बोला कि ये चीज सारे एबीसी के लिए ट्रू है जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। और हम लिख देंगे कि हमारा आर जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। देखिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था, आर हमारा ट्रांजिटिव है। अभी अभी हमने यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रूफ किया, लेकिन आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने लिखा आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई होप कि आपको यहाँ तक के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो बच्चा आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, चैप्टर ही ऐसा है, आपकी कोई गलती नहीं है। आगे के कुछ क्वेश्चंस और मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।